से कई लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, जो मेरे से पढ़े हैं पहले उन्हें पता होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे मैं साइन x को x बोलता हूं, तो साइन के x को kx बोलूंगा, तो बाहर की तरफ एक और साइन है, फिर से साइन के x होगा और साइन के x को मैं kx बोलूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं kx बोलता हूं और x की जगह 0 रखता हूं तो 0 प्लस cos 0 1 प्लस 0, मतलब कुल मिला के 1, और 2/0 इज इन्फिनिट, माने ये 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म है। 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म पे एकदम फिक्स है, e की पावर लिखो, लिमिट लिखो, याद आ रहा है कुछ हद तक? ऐसा लिखने के बाद में फिर उसके बाद में क्या है, पावर gx जंप करके आगे आ जाएगी, ठीक है। तो gx अपने पास में क्या दे रखा है, 2/x, अंदर ही अंदर फंक्शन हो जाएगा kx प्लस में कितना x प्लस में कितना cos x, ये और पीछे -1 लग जाएगा, याद है, fx -1। और सरकार कह रही है इसका आंसर e की पावर 6 है, बस आपको इसको सॉल्व करके लाना है। अब क्या करना है, 2 को कहो तुम तो चलो बाहर, क्योंकि लिमिट में तुम्हारा क्या काम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कर दिया। करने के बाद अगला काम ये आपको पता चल रहा होगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर k+1 बचेगा। अच्छा, इसमें से इसको जानबूझ के 1 माइनस cos x लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि एक और हमारा फंडा काम कर जाएगा। ये जो नीचे वाला x है ये तो दोनों में डिवाइड में जाएगा और आंसर में लाना e की पावर 6, राइट है। इस x से ये वाला x कट गया। अच्छा, 1 माइनस cos x पे x करके कोई चीज नहीं होती, हमारे को इस जगह पे जरूरत पड़ती है x² की, तो x² बनाने के लिए एक x से गुणा कर देंगे। ये बनते ही ये वाले लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, लेकिन लिमिट 0 इस पे भी तो लगेगी, इस x पर भी तो लगेगी, तो ये तो हाफ इंटू 0 मिलके 0 ही हो जाएगा, तो ये तो कट ही गया ना पूरा, ये तो पूरा 0 हो गया। अब e की पावर में उधर से क्या बचा, एक तो 2 बचा, इधर से k+1 बचा, और सामने से क्या बचा, e की पावर 6 बचा, मिला लो k+1 बराबर में 3 हो गया, इसका अंदर k की वैल्यू 2 आ गई, काम खत्म। ये क्वेश्चन है जिसमें p दे रखा था 2i कैप प्लस में i कैप प्लस j कैप, और q वेक्टर बराबर में ये दे रखा था सम रियल नंबर अल्फा बीटा गामा के लिए कंडीशन दे रखी थी। मैं अगर कंडीशन नीचे लिख देता हूँ, 15i कैप प्लस में 10j कैप, ये वाला टाइम आप एक्स्ट्रा काट लेना, 6k कैप है ना, क्योंकि ये आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और अल्फा टाइम्स में दे रखा है 2p वेक्टर प्लस में दे रखा है q वेक्टर प्लस में दे रखा है बीटा, यहाँ पर हो जाएगा p वेक्टर माइनस में दे रखा है 2q वेक्टर प्लस में दे रखा है गामा इंटू p क्रॉस q। अच्छा, निकालना क्या है, गामा। अच्छा, इसमें p वेक्टर और q वेक्टर दे रखा तो मैं सब निकाल के रख सकता हूँ और कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक दूसरा रास्ता सोच रहा हूँ, मैं p क्रॉस q निकाल रहा हूँ। p क्रॉस q में i कैप j कैप k कैप आएगा, p के नाम पे आ जाएगा 2 1 3, इसके नाम पे आ जाएगा 1 माइनस 1 1, अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करते 1 प्लस 3 4, फिर अगला 2 में से 3 गया प्लस का 1, इधर से गया तो कुल मिलाकर के आ गया 3, -2 -1 माइनस का 3 आ गया, ठीक है। तो मैं गामा को पाने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं पूरे को डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना, मैं पूरे का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, पूरे का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं p क्रॉस q से। बच्चे को पता है कि जिस दिन इस p का p क्रॉस q से डॉट प्रोडक्ट होगा, डब्बा p p q बनेगा 0 हो जाएगा, q p q बनेगा 0 हो जाएगा, p p q बनेगा 0 हो जाएगा, q p q फिर 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा फाइनली, इधर से बच जाएगा गामा टाइम्स में कितना, p क्रॉस q का होल स्क्वायर, बोले तो मॉड p क्रॉस q का होल स्क्वायर, राइट है। अच्छा, p क्रॉस q ये पढ़ा ही है, इसकी अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां तो हो जाएगा 60, 4 × 15, और यहां हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 10 ओनली, है ना, और पीछे से हो जाएगा -18, तो इधर तो बन गया 52, इस जगह में गामा चल ही रहा है ना, और इधर हो जाएगा मॉड p क्रॉस q। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, p क्रॉस q का मॉड इस जगह कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 1 17 और 9 माने अंडर रूट 26, उसका स्क्वायर हो जाएगा 26, राइट है। ये 26 से गया तो गामा की वैल्यू आ गई 2, काम खत्म। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, fx इज इक्वल टू में एक दे रखा है 4 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, दिखने में a और b और c छुपा लिया। अच्छा, ये अगर लगा भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू निकलेगी। अच्छा, आगे दे रखा है कि कोई आयोटा रूट 3 है, वो एक और दूसरी इक्वेशन क्यूबिक दे रखी है जिसका रूट बताया जा रहा है। अच्छा, जो क्यूबिक इक्वेशन उसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 4x क्यूब दिख जाएगा, प्लस में 3 टाइम्स में ax स्क्वायर दिख जाएगा, प्लस में 2 टाइम्स में bx दिख जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आंख का अंदर भी बता देगा, x कॉमन ले लो भाई, अंदर बचेगा क्वाड्रेटिक 4x स्क्वायर प्लस में 3ax प्लस में 2b, मेरे दोस्त यही तो बचेगा, इक्वल टू 0। एक तो काम हो गया, या तो x इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 एक रूट आ गया, लेकिन अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए सामने वाला पहले बोल चुका है इस क्यूबिक का एक रूट आइटा रूट 3 है। अगर इसका एक रूट आइटा रूट 3 है तो दूसरा रूट माइनस आइटा रूट 3 होगा, तो जरूर यही वो क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट आइटा रूट 3 और दूसरा रूट माइनस का आयोटा रूट 3 है। अच्छा, अब देखो साहब, बच्चों वाला 10th की काम करते हैं, हम सम ऑफ रूट निकालते हैं। तो मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो आप बोलोगे माइनस का 3a/4 लिख लो सर। अच्छा, इधर अल्फा और बीटा ये पढ़े, तो अगर आपने आयोटा रूट 3 में अगर माइनस का आयोटा रूट 3 जोड़ डाला तो बता देगा 0, तो इसका मतलब माइनस का 3a/4 बराबर 0, इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू 0 आ गई। लो साहब, a की वैल्यू 0 आती है, ये टर्म ही कट गया, इधर ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, लेकिन अगर भाई देखो आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला होता
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए, c है 2b और a है 4, तो यहां से हो जाएगा 2b बाई 4, राइट है, माने b बाई 2, ठीक है। अच्छा इधर आपके पास अल्फा और बीटा क्या है, आयोटा रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का आयोटा रूट 3, मतलब गुणा होकर के बन गया कितना, माइनस माइनस प्लस, ये 3 बन गया सब, तो यहां से हो जाएगा b बाई 2 बराबर 3, माने b की कितनी प्यारी वैल्यू आ गई, 6 आ गई सब। अच्छा मेरे पास अब आ गया a आ गया, b आ गया, अब c की जरूरत है। c के लिए सामने वाले ने दूसरी एक और कंडीशन दी है, कहता है f ऑफ 1 बराबर में माइनस का 9 है, ठीक है। अच्छा मैं फंक्शन में 1 रख रहा हूं, फंक्शन में मैं अपनी तरह से 1 रख रहा हूं, तो 1 की पावर 4 इज 1, a की वैल्यू तो 0 आ गई थी, वो तो कट ही गया, b की जगह पे मैं रखूंगा 6, तो 6 इंटू 1, ठीक है, प्लस का c, और ये बराबर में दे रखा है माइनस का 9, तो c बराबर हो गया माइनस का 10, माइनस का 16 हो गया भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या है कहानी में, कह रहा है कि अल्फा बीटा और 3 4 रूट इसके हैं, ठीक है। तो पहली बात एक बार फंक्शन देखते हैं, तीसरा नंबर पे दौड़ो, फंक्शन हमारे पास क्या बचा, x की पावर 4 बचा, प्लस में bx स्क्वायर की जगह 6x स्क्वायर बचा, c की जगह पे माइनस का 16 बचा। ये एक 4 डिग्री फंक्शन है, हालांकि देखकर डर लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो टी स्क्वायर प्लस में 60 माइनस 16 आपको हल कर देगा, तो t प्लस 8 आ जाएगा, एक तरफ t माइनस 2 आ जाएगा, t की जगह पे आप x स्क्वायर रख दोगे तो x स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। आपके पास में एक रूट आ रहा है 2 रूट 2 आयोटा, ध्यान से देखना भाई, 2 रूट 2 आयोटा, दूसरा रूट आ रहा है माइनस का 2 रूट 2 आयोटा। अच्छा एक रूट आ रहा है रूट 2, और इससे एक रूट आ रहा है माइनस का रूट 2, ये तो कोई भी बता देगा, आपके पास x की 4 वैल्यूज आ गई, यही आपका अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है, और इनका मॉड निकाल के उसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2, माने आंसर इज 20, तो योर आंसर इज 20। थोड़ा सा टाइम टेकेंगे लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन आगे चलते हैं, जल्दी से दौड़ते हैं, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है यार। देखो आप में से कई बच्चों को पता है कि ये क्वेश्चन में लिखा जा रहा है tan के अंदर दिया जा रहा है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स में दे रखा है कॉस इनवर्स 2/√5, ठीक है भाई। अच्छा देखो एक तो पहले तो ये मत पूछना ये कैसा आया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, तो एक 4 हो गया, तो 3/4 हो गया। लो साहब एक काम तो ये खत्म करो आप, माइनस में 2 टाइम्स, ये 10 में चला गया, बेस अपना 2 है, हाइपोटेन्यूज अपना √5 है, तो ये 1 हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। चलो ये भी कम हो गया, इधर चलो 10, अब मुझे ये पता है ये tan a माइनस b लिखा हुआ है, तो tan a माइनस b का मतलब हो जाएगा tan a, तो tan इनवर्स 10 बोले तो 3/4 माइनस का tan b, माने मैं लिख रहा हूँ tan के अंदर 2 टाइम्स में tan इनवर्स 1/2 अपॉन में नीचे 1 प्लस tan a tan b, तो 3/4 इंटू में tan ब्रैकेट में कितना 2 tan इनवर्स हाफ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब दौड़ के फटक से, मैं आपका ज्यादा समय ले ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी चला रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है। मुझे पता है ये अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो मेरा काम हो गया, मेरी नजर में सिर्फ ये अटक रहा है 2 tan इनवर्स माइनस का 1/2, ये मेरे को tan 2 थीटा जैसे दिख रहा है, तो 2 tan थीटा tan थीटा इज हाफ, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर बोले तो 1/4, तो ऊपर से आ जाएगा 1, नीचे से आ जाएगा 3/4, माने 4/3 हो गया। अच्छा अब दौड़ो साहब, 3/4 माइनस का 4/3 अपॉन में कितना 1 प्लस में 3/4 इंटू में 4/3, सही है भाई, ये कटा 2 आ गया नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हो गया 9 माइनस 16/12, ऊपर की तरफ माइनस का 7, नीचे की तरफ 24, माने माइनस का 7/24 इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे दौड़ूंगा, आगे जरा जल्दी से देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखो साहब ये मैंने अपनी कॉपी में, आपको किसी से भी पूछ लीजिएगा कि हाँ जीबी सर ने ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया, ठीक है। ये देखते ही मैंने आपको कहा था fx = kx ले लेना, ये कहा था आपको, और मैंने ये भी बता रखा है कि अगर बाय द वे fx + y या तो g लिख रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x + y डालो gx × gy हो जाए, राइट है, तो आपको वो बता देंगे, बच्चे बता देंगे ये a की पावर x, सर ने बकायदा, मैंने पूरी टेबल लिखवाता हूँ। अब सरकार कह रही है कि फंक्शन में -3/5 डालेंगे तो इधर हमारे को पता है माइनस का 3k/5 होगा, लेकिन सरकार कह रही है 12 है, तो ये गया साहब 4, इसका अंदर k की वैल्यू -20 आ गई, पहला काम खत्म, दूसरे पे आ जाओ। अब सरकार कह रही है कि gx अगर इतना है तो g में -1/3 डालो भाई, तो ये हमारी नजर में a की पावर -1/3 हो जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है ये 2 हो रहा है। अगर ये 2 हो रहा है तो a = में a = 1/8 हो गया साहब, a = 1/8 हो गया, 1/8 है ना, a की वैल्यू 1/8 होगी। अच्छा इसका मतलब हमारा gx हो गया, ठीक है ना, 1/8 की पावर x, 1/8 की पावर x है ना,
तो 8 की पावर -x हो गया, डन। अच्छा, और fx हो गया -20x, सही है। अब क्वेश्चन में चलो, f1/4 माने 1/4, 1/4 रखते ही -5, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि इतना समझ में आया होगा। अब g में -2 डालना है, -2 डालते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 64, पीछे दे रखा -8, डन। इनटू में g0 माने 1 आ गया भाई, 1 आते ही मैं कह दूंगा आंसर इज 50, 56 में से 5 गया 51, 51 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलो भाई। अगला क्वेश्चन, फंक्शन ये दे रखा है बड़ा गंदा सा। अच्छा, इतना तो दिख रहा है दोनों में ये चीज कॉमन है और ये पूरा कॉमन है ना, तो मैं एक काम करता हूं, फंक्शन के अंदर अगर मैंने x की पावर 2023 प्लस में 2024x प्लस में 2025 अगर मैंने कॉमन भी ले लिया तो यहां मैं छोड़ पाऊंगा sin x प्लस का 2, ठीक है, डन। अपॉन में नीचे दोनों के e की पावर पाई x है एलसीएम में, इनटू में दे रखा है x² माइनस x प्लस 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि fx बराबर 0 के कितने सॉल्यूशन आएंगे। सब जने जानते हैं इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली अगली लाइन में बचेगा x की पावर 2023 प्लस में 2024x प्लस में 2025 इनटू में दे रखा है sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0, जिसमें इस पार्टी ने फिर मना कर दिया कि भाई मैं 100% पॉजिटिव हूं। इसका अंदर फंस गया कौन, ये फंस गया साहब। ये बचा 2023 प्लस के अंदर हो गया 2024x प्लस में हो गया 2025 बराबर 0। और आपको पता होगा ये जो फंक्शन है 0 कब देगा, ऐसे देखा तो यार 2023 डिग्री का फंक्शन है, पता नहीं कब 0 देगा। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। ये हो गया 2023 आगे, x की पावर में हो गया 2022 और प्लस में बच गया 2024। और आपको पता होगा ये 100% पॉजिटिव इवन डिग्री है, तो माने ये ग्रेटर देन 0 है, माने फंक्शन इंक्रीजिंग है, माने इसका ग्राफ और डिग्री का फंक्शन है, तो माइनस इन्फिनिट चलेगा, एक जगह काटता हुआ निकल जाएगा, माने 100% है, इसका एक ही रूट आएगा। हालांकि आंसर हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं x इज इक्वल टू -1 रखो, देखो आंसर भी आ जाएगा। तो मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर अगर कोई पूछ रहा है कितने रूट है, तो हमारा जवाब है एक रूट है, और वो भी रूट भी क्या है -1, अगर वो चाहे तो बता दें। अच्छा, ये थोड़ा सा क्योंकि धैर्य का क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ मेंस के स्टैंडर्ड का ही है, ठीक है। मतलब पेपर के अंदर ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे जिनके अंदर मैं कह सकता था कि स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी मेंस लेवल का भी खेलता तो आराम से गाड़ी निकाल देता। जैसे इसको देख के पता चलता है, एक हमारे पास y² इज इक्वल टू 4x है, एक हमारे पास y² इज इक्वल टू 12 माइनस 2x है, और एक हमारे को दे रखा है 3y प्लस के अंदर √8x इज इक्वल टू में 5√8, ये दे रखा है, तीन चीज है ना। अच्छा, y² इज इक्वल टू 4x को तो कोई भी बता देगा साहब, ये तो ये वाला पैराबोला है सर, ले लो, ले लिया। अच्छा, दूसरे वाले की बात करते हैं, इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो x -6 दिख रहा है, सही है ना। हाँ, तो ये x इज इक्वल टू 6 से स्टार्ट होगा और माइनस होने की वजह से उस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा साहब, ऐसे, राइट है। अच्छा, अब ये कहाँ कट रहा है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं, दोनों को भिड़ा देते हैं। 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x, इसका अंदर 6x बराबर 12। IT इतनी आसान कैलकुलेशन कभी नहीं दिया, लेकिन ये दे रहा है आज। मतलब आपको मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को हैरानगी है इस पेपर को लेकर के कि यार ये क्या गजब पेपर बना दिया। इतना आसान पेपर लगता नहीं था कि यार ऐसा भी होगा। कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं, ऑब्वियस बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने नीचे जाएंगे नहीं सोचा था। तो ये हो जाएगा 2√2, मैंने इसमें रख दिया ना, तो 2√2 इधर भी देखा जाए तो इट इज 2, माइनस का 2√2 है ना, माइनस का 2√2। अच्छा, अब इस लाइन की बात करते हैं। ये लाइन जो भी है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रही है, तो एक्स एक्सिस के लिए मैं y की जगह 0 रख दूं। y की जगह 0 रखते ही 0 प्लस में √8 x इज इक्वल टू 5√8, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू होगी 5, तो मतलब 5,0, ये आपको पता होगा 6,0 था ना। अच्छा, तो 5,0 अंदर पड़ेगा, तो यहाँ से जाएगी 5,0 से। अब किस साइड जाएगी, ऑब्वियस बात है u जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करते हुए जाएगी, क्योंकि x और y दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अच्छा, इस पॉइंट से लेफ्ट गिरेगी कि राइट गिरेगी, इसके लिए वाला पॉइंट डालता हूँ मैं इसमें ना। तो मैंने डाला x की जगह पे 2√2, तो ये हो गया 6√2, ठीक है। पॉइंट डाल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट इसमें रख रहा हूँ। अच्छा, ये 2√2 ऑलरेडी है और x की जगह डाला तो प्लस का 4√2 हो गया, ठीक है। अच्छा, √8 का मतलब 2√2 होता है, 2√2 इंटू ये 10√2, तो देखो 10√2 बराबर 10√2, माने मैच कर गया। माने पक्की बात लाइन इससे गुजरती भी जाएगी, इससे गुजरती भी जाएगी सब लाइन, ठीक है। यू जाएगी यू, है ना। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन जिसकी जरूरत है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के राइट में है, इस ग्रीन पैराबोला के अंदर है, लाइन के नीचे है,
और दूसरे पैराबोला के भी अंदर है, माने ये वाला इलाका है, ठीक है। सभी ने मतलब मेरा दादा क्या कर दिया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मैं इसको अगर करता तो मैं अब इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से करता, से y इज इक्वल टू 2√2 दिख रहा है, 2√2 में करता। अच्छा, अब मेरे को सारी वैल्यू y के टर्म में चाहिए, माने x की एक वैल्यू चाहिए लाइन के राइट वाली, राइट माइनस लेफ्ट होता है ना, राइट माइनस लेफ्ट, राइट राइट माने ये लाइन के राइट वाली, लेफ्ट वाली सॉरी। तो मेरे पास में x की वैल्यू आ रही है 5√8 x की वैल्यू है ना, माइनस 3y डिवाइड बाई √8 डिवाइड बाई √8, ऐसा ये हो गया राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माने ये ग्रीन वाले पैराबोला के राइट का, इस साइड का है ना, इसके राइट का x की वैल्यू आ रही है y² डॉट dy, ठीक है डन है। तो ये दोनों तो कट गए, 5 का तो हो गया 5y, माइनस में हो जाएगा 3/√8 को कहा तू तो बाहर बैठ बेटा, यहाँ से हो जाएगा y²/2 माइनस के अंदर, यहाँ से हो जाएगा y³ डिवाइड बाई 12, लिमिट लगा लेते हैं 0 से 2√2, बस 2√2 इधर रखना है बस, और क्या है। तो यहाँ पे रखा तो ये हो गया 10√2, ठीक है, माइनस के अंदर ये हो जाएगा 8, 8 से कटा तो √8, √8 माने 3 × 2√2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस के अंदर ये हो जाएगा 8, 8 × √2 का क्यूब माने 2√2, 8 दूनी 16, 2√2, 16√2 डिवाइड बाई 12, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, है ना है ना है ना। अब ये मेरा दोस्त बन गया कितना, 7√2, 7√2, बस कैलकुलेशन का टाइम कट रहा है मेरा, माइनस में √2 डिवाइड बाई 3, है ना। यहाँ से हो जाएगा 7 21, 21 माइनस 4√2, 21 में ऐसा गया 17√2/3, ये मेरा आंसर आया एरिया का। और सरकार कह रही है कि इसका आंसर α√2 है, तो मैंने अल्फा की वैल्यू आ गई 17/3। लो साहब, ये क्वेश्चन भी डन। ये आपको ये पता चल ही रहा है तो अपने आप में सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। अब इसको जो भी खोलेगा तो वैसे आइडिया है कि देखो जरा ध्यान से, तो देखो साइन है, साइन भी दिख जाएगा एक आपको, ठीक है, एक कॉस कॉस भी दिख जाएगा, देखो दिख रहा है ना। तो कॉस कॉस भी प्लस साइन है साइन भी, कॉस कॉस भी प्लस साइन है साइन भी होता है, कॉस ऑफ a माइनस बी, तो इट इज कॉस a ये 6x है और b 11x/2 है, तो 6x में से 11x/2 गया x/2, राइट। अच्छा ठीक है डन। अब एक दूसरे पे भी दिमाग लगा लेते हैं, दूसरा क्या है, अभी तो अपन इससे करी, इससे मल्टीप्लाई करें, अगर अपन इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो साइन 6x कॉस 11 ये, और कॉस 6x और साइन 11 माइनस में ना, तो साइन a माइनस बी, a हो गया 11, 6 में से 11x/2, तो ये हो जाएगा प्लस के अंदर कितना, प्लस के अंदर साइन x/2 बन गया। ये जो भी है टर्म कट कुटा करके इतना सा रह गया, बस इसकी वैल्यू देनी है मेरे को। लेकिन इसकी वैल्यू निकालते टाइम पे मेरी फंस क्या रही बात, इस जगह पे फंस रही है, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ x/2 में, सामने वाला खेल रहा है x में, तो एक समझदारी रहेगी कि मैं अपनी कहानी को x में लेकर के चलूं। तो उसके लिए मैंने क्या करा ना, जानबूझ करके cos x/2 प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर सोचा, ठीक है। तो मुझे पता है ये बन जाएगा 1 + sin x, राइट है। अच्छा 1 + sin x, साइन देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है ना, देखो ये लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हो जाएगा कॉस में हो गया कितना बेस, ठीक है, ये हो जाएगा √11 और ये मिला करके हो जाएगा √ में 25 और 11 36 का 6, हाँ यही है एग्जैक्टली। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अच्छा, अब मुझे चाहिए साइन, साइन हो जाएगा p/h, √11/6 हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हुआ। अच्छा जब मैं एक्स्ट्राजीनियस रूट क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग करी थी ना, तो जब मैं इसे खेलूंगा तो 6 प्लस में √11/6 का √ मैं ले लूंगा cos x/2 प्लस में sin x/2 को। अब जैसे मैं खेलूंगा तो अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, तो ऊपर हो जाएगा 12 प्लस में 2√11 और बटे के अंदर हो जाएगा 12, और आप जानते हो ऊपर की तरफ बन गया √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 12, माने आंसर हो जाएगा √11 प्लस 1 बटा 2√3, दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन फिनिश। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब देखो जरा जल्दी से इस पे भी देख लेते हैं, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है बताता हूं। देखो पहली बात a आपको इधर दिख रहा होगा 3x प्लस में 2y दिख रहा है। अब 3x प्लस 2y के सामने आपको दिख रहा है लॉग बेस में कितना दिख रहा है a कौन है 3√2। ये बचपन से सिखाया जाता है कि जब बेस 3√2 तो पक्की बात ये पास वाला 3√2 का कोई ना कोई रिश्तेदार होगा ही होगा, और ये भी सबको पता है ये 3√2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से यहां से हो जाएगा 5/2।
तो पहली लाइन बन गई 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5/2। इसे डन करो आप, ठीक है। सेकंड पे कूदो। सेकंड वाले में दिख रहा होगा आपको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में दिख रहा है लॉग बेस में b। b कौन है? b दे रखा है हमारे को, b दे रखा है 5 की पावर 1/6 इंटू में आपको 6 की डिग्री हाफ दिख रही होगी, है ना। मैं 1 अपॉन को छोड़ देता हूं थोड़ी देर। 6 की डिग्री हाफ दिख रही है, हाफ बोले तो 3/6 दिख रही है, राइट है। की पावर -1 कर लेता हूं, अब सही है। अच्छा, सबको पता है इस पूरी कहानी में से 1/6 अगर बाहर आ जाएगा तो यहां रहेगा 5 इंटू 6 का क्यूब की पावर -1/6। डन। अच्छा, आपको नहीं पता लेकिन ये 1080 हो गया, 1080 की पावर -1/6 हो गया। माने मैं जब भी बोलता हूं ये बात तो बराबर सोच के बोलता हूं कि ये और ये हमेशा रिश्तेदार निकलते हैं, तो मैं b की जगह पे ये पुट कर रहा हूं, ठीक है। यहां हो जाएगा 1080 की पावर -1/6 और ये दे रखा है 1080 की पावर हाफ। और बच्चे को पता है ये भी जम करेगा, ये भी जम करेगा, तो 1/2 इंटू 6 -3 आ गया सब, है ना। तो मेरे पास में दो बातें होगी। अब मैं इसको लिख रहा हूं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। उसे लिख रहा हूं 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5/2। चलो साहब जोड़ देते हैं, 7x और -6 में से ये गया तो -3.5। -3.5 का मतलब होता है -7/2। लो साहब, x की वैल्यू -1/2 आ गई, है ना, है ना, है ना, है ना। x की वैल्यू अगर -1/2 आ गई तो -3/2 हो गया। -3/2 प्लस का 2/2 इज इक्वल टू 5/2। ये इधर आकर के 8/2 माने 4 माने y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 2 आ गई। अब चाहिए क्या साहब? चाहिए था 4x प्लस में 5y। तो 4 इंटू ये तो हो गया -2 और ये हो गया 10। आंसर इज 8। डन सब, है ना। तो ये बस इतनी सी देर के क्वेश्चन थे। इतने में मेरे को लगता है कि हर हालत में आपकी जो रैंक है ना वो लेस देन 15,000 के अंदर ड्रॉप हो जाती। इतने में, है ना, लेस देन 15,000 के अंदर आप सरकने लग जाते, सरकते सरकते सरकते। पेपर 1 पेपर 2 के अंदर इतने 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मुझे लगता है कि शायद हम 15 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। हालांकि मैं 1 मिनट में नहीं कर सकता था, कुछ क्वेश्चन सोचे आ सकते थे, लेकिन फिर भी 9 से 10 मिनट तो लगते लगते। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट रूम टेम्परेचर डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इन situ जनरेटेड नाइट्रस एसिड HNO2 गिव्स द स्पीसीज, है ना। अब HNO2 हम सभी को पता है जब ये डिसप्रोपोर्शनेट होता है तो ये HNO3 प्लस NO बनाता है बच्चों, और HNO3 को आप चाहें तो H प्लस और NO3 माइनस, मतलब H3O प्लस NO3 माइनस और NO। और चुटकियों में सॉल्व करना हो तो भैया एक स्पीसीज NO बननी ही थी, तो NO2 NO2 N2O हो ही नहीं सकता था, कहानी खत्म। अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच इच कॉम्प्लेक्स इन सेट 1 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द कॉम्प्लेक्स इन सेट 2 आर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, NiCO4 शो नहीं कर सकता है ज्योमेट्रिकल, आगे देखने की जरूरत नहीं है। COEN NH3 Cl2 शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है बच्चों, बट नीचे वाला आयोनेशन आइसोमर नहीं बना सकता है। ठीक है जी, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। अगले को देखें, MA3B3 शो करता है ना। अगला वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करेगा, ये मैच हो रहा है। ClSO4 अंदर बाहर हो गए, ये आयोनेशन शो करेगा, कहानी खत्म, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या टोटल एनर्जी हो, इट इज Z²/n²। मतलब आपको केवल Z/n देखना है, किस जिसके लिए Z/n का रेशो हाईएस्ट होगा। हाइड्रोजन का Z1 और फर्स्ट ऑर्बिट है तो आपका Nb1। ठीक है, अगले वाले का He+ का Z हो गया 2, ठीक है, जबकि ये हो गया 1, तो इसके लिए अभी आ गया रेशो 2। He+ ही है, सेकेंड ऑर्बिट है, अपना समय खोटी ना करें क्योंकि 2 1 मिल चुका है तो 2 2 वाला तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है ना। अब Li+2 का Z तो 3 है बच्चों, बट सेकेंड ऑर्बिट है तो N2 है, तो 3/2 तो कितना हुआ 1.5, जबकि हमें 2 वाला मिल चुका है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला करेक्ट, 2 वाला। ठीक, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज अ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इसके आपका नेवर जीरो। इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है वेव की तरह। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनेटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे बेटा, इसलिए ग्राउंड स्टेट को हम लोएस्ट एनर्जी स्टेट n = 1 बोलते हैं, मतलब दूर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इक्वल टू 1, जो ग्राउंड स्टेट है, विच करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। अभी हमने बोल ही दिया इसका एक्सप्लेनेशन तो, ठीक है। ऐसे चुटकियों में सवाल हो रहे हैं बच्चों, है ना। ऑप्शन इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल, है ना, कम से कम 3 मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल। CO2 कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है ना, हमेशा आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। सर कर रहा है, C2H4 करता है, HCl करेगा, NO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, नहीं करेगा। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, नहीं करेगा। H2SO4 साफ साफ दिख रहा है, सल्फर ने तो खूब ज़्यादा बॉन्ड बना लिए, 6 बॉन्ड, नहीं करेगा। BCl3 नहीं करेगा, NO नहीं करेगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। CO2 करेगा, BCl3 नहीं करेगा, O3 करेगा कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में। ये भी देखिए चुटकियों में सवाल बना हमारा, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन N2H4 इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय O2, thereby releasing chemical energy in the form of electrical energy. One of the products generated from the electrochemical reaction is N2 gas, ये उसने दे दिया है। अब बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन भले आपको एग्जाम में देखने पे काफ़ी टफ लगा बेटा, बट हम चुटकियों में देंगे इसका सवाल, है ना, इसलिए आपको हिरवानी बाबा की शरण में आना पड़ेगा। हमें पता है बच्चों, अगर मैं N2H4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाता, अभी मैं भूल जाऊँ दुनियादारी, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेटा रिएक्ट तो करते हैं, बट वो वेरी हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करने की है, मतलब N2 प्लस वाटर बनना चाहिए था, है ना, N2 प्लस वाटर बनना चाहिए था। ये नॉर्मल रिएक्शन होती। अब उसको डराने के लिए उसने किसी भी तरह प्रेजेंट करा है। हम देखें, OH माइनस आयन रिएक्ट्स विद N2H4, है ना, एट द एनोड टू फॉर्म N2। ऑब्वियसली नाइट्रोजन -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, एंड वाटर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहे हैं बेटा। -2 से 0, 2 का चेंज, 2 नाइट्रोजन है, 4 का चेंज। एट कैथोड N2H4 ब्रेक्स टू N2, ये हो नहीं सकता है बेटा, ठीक है ना। एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH माइनस, 0 से -2 में जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए और सी सही हो गए, ठीक है ना। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और मेजर बाय प्रोडक्ट, वो तो हो ही नहीं सकता बेटा, अभी हमने बोला वेरी हाई टेम्परेचर पर होता है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, चुटकियों में सॉल्व करना था। चलिए, कंपाउंड्स हैविंग परऑक्साइड लिंकेज, जिसमें भी सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस करेगा उसमें परऑक्सी लिंकेज। H2H2O6 में +6 नहीं है, H2H2O8 में नॉर्मल रूल से निकालेंगे बेटा +7 आएगी, जो हो नहीं सकती है, सल्फर की मैक्सिमम +6 है, मतलब परऑक्सी लिंकेज होगा ही होगा। H2H2O5, इसमें तो सल्फर अपनी किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है ना, +4, ये नहीं हो सकता। H2SO5 नॉर्मल रूल से निकालेंगे +8, जो नहीं हो सकता है, मतलब परऑक्सी लिंकेज इसमें भी हमें डालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन डरावना लग रहा है, बट हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। एक आपको VT डायग्राम गिवन है, 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, considering only PV work is involved, total change in enthalpy in the joule for transformation of the state in sequence x to y to z। अब कुछ बच्चे इसमें परेशान हुए होंगे बेटा, बट हमें पता है आइडियल गैस की एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए हम इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होता है n, दैट इज 5 इंटू CP, है ना। CV दिया है 12, R दिया है 8.3, तो आइडियल गैस के लिए CP माइनस CV इक्वल्स टू R, मतलब दोनों को ऐड कर दें, CP इक्वल्स टू CV प्लस R, तो ये 20.3, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T आपका है 80, बस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, कहानी खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का हमसे, कि एक रिएक्शन गिवन है विच फॉलोज द मैकेनिज्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। फर्स्ट स्टेप फास्ट इक्विलिब्रियम है, सेकंड स्लो है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हमेशा स्लो स्टेप से लिखा जाता है, स्लो से लिखूंगा तो R बराबर K2, ठीक है जी, N2O2 भी आएगा और साथ में H2 भी आएगा, ठीक है ना। इसकी भी क्या ट्रिक है सर, अगर फर्स्ट स्टेप स्लो होती बेटा तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो रेट लॉ है वही आपका ऑर्डर भी, कहानी खत्म। बट सेकंड स्टेप जब भी स्लो होगी तो उसमें इंटरमीडिएट आएगा, और इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ता है। ऊपर से जब मैं हटाऊंगा रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह, N2O2 प्रोडक्ट की तरह ऊपर, NO का स्क्वायर नीचे, तो यहाँ पर बच्चों इसकी जगह NO का स्क्वायर मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो 2 + 1 टोटल ऑर्डर हो गई 3, ये भी चुटकियों में सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतनी सारी स्पीसीज दे दी हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, कहानी खत्म, और कोई ट्रिक नहीं लगाना था, इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना था, है ना। अब उसके लिए बेटा निकिल का 28 है, CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 4 8 36, ठीक है जी। तो E1 होना चाहिए,
ठीक है। अब V का एटॉमिक नंबर ही ऑड है, काउंट करके अपना समय खोटी ना करें। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इवन है 24 प्लस 5 2 जा 10, CO देगा 34, नहीं हुआ। Cu का ऑड है, गिनने की ज़रूरत ही नहीं। Mn का ऑड है, गिनने की ज़रूरत ही नहीं। FeCO5 26 प्लस 10 36, ये हो गया पहला आपका, ठीक है ना। CO का होल थ्राइस -3, मतलब कोबाल्ट है 27, ऑड है बेटा, बट -3 चार्ज भी आ गया है, तो 27 प्लस 3 30 और 6 इसने दिया 36, ये भी हो गया। Cr ठीक है 24 प्लस 4 28 प्लस 8 36 हो गया। IR ऑड है, गिनने की ज़रूरत नहीं है, कहानी ख़त्म, ठीक है। आंसर विल बी आपका 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स मैच का, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, जिनॉन के सभी कंपाउंड हैं, जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पहले से पता है। अगर F2 आ चुका है मतलब 2 बॉन्ड बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, मतलब ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल विथ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब P का होगा 5। तो ऑप्शन ए या बी में से। XCF4 को देखेंगे, अब 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल होगा एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q का हो गया आपका, है ना, ऑक्टाहेड्रल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q का हो गया 3, ऑप्शन हो गया बी। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यही मुझे आपको समझाना था। अगर मैं बेटा सबसे पहले सवाल की बात करूं तो यह सवाल आपके बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से था, जिसमें हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है या अमीनो एसिड वाला पार्ट है। अगर मैं बात करता हूं अमीनो एसिड की, तो जब भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो अक्सर टीचर क्लास में आपको यह बताता है कि जब भी प्रोटीन का नाम लिखना है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो हमेशा सबसे पहले वाले अमीनो एसिड को ध्यान से देखना है। सबसे पहले वाला जो अमीनो एसिड है उसका N टर्मिनल फ्री होगा और जो बाद वाला अमीनो एसिड है उसका C टर्मिनल फ्री होगा। अगर आप नाम को ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको नाम क्या दिया हुआ है, यहां पर नाम दिया गया एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर। यानी सबसे पहला नाम जो आपको ध्यान में रखना था दैट इज एस्पार्टाइल। इसका कहने का मतलब क्या है कि इस पार्ट का N टर्मिनल फ्री होगा, यानी सबसे पहले आपको वो स्ट्रक्चर एलिमिनेट करना था जिसमें फिनाइल एलानिन का N टर्मिनल दिखाया गया था। इस तरीके से आप इस सवाल को कन्वेंशनली 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको NH2 तो दिखाई दे रहा है, उसमें आपको NH2 दिखाई तो दे रहा है, बट कार्बन पर यहां पर कार्बोक्सिलिक है, C डबल बॉन्ड ONH है और यहां पर CH2PH है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, पहले ऑप्शन में जो कार्बोनिल या जो कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट यूज किया गया है, किसका, फिनाइल एलानिन का नहीं, दूसरे वाले अमीनो एसिड का विच इज एस्पार्टिक एसिड, वो ये वाला इस्तेमाल किया गया है। यानी पहला ऑप्शन तो ट्रू नहीं हो सकता। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहां पर NH2 है, ये आपका कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है जिसको हम लोग एल्काइल चेन के नाम से जानते हैं, R वाला पार्ट होता है, ये आपका CONH है, अमाइड लिंकेज है, और ये आपका मिथाइल एस्टर है। यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला था। मतलब ये ऐसा सवाल था जो कि देखने में अपने को लग रहा था कि बहुत ज्यादा टफ है, आपको पेपर में इनके स्ट्रक्चर भी दिए गए थे। ये सवाल टफ तब बनता जब आपको इन 2 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर गिवन ना होते। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया गया एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज की रिएक्शन की गई HI के साथ। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि एल ग्लूकोज कुछ नहीं है, डी ग्लूकोज की मिरर इमेज है। आधे बच्चे सवाल में इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही नहीं पता था। बेटा तेरे को अगर स्ट्रक्चर नहीं भी पता तो उसका कोई काम ही नहीं था। यहां पर तेरे को अगर सिंपल डी ग्लूकोज भी पता था, डी ग्लूकोज की मिरर इमेज ले लेता तो एल ग्लूकोज आ ही जाता। अब यहां पर क्या दिया गया आपको, HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसका काम क्या होगा, जो भी एल ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ये NHN में। इसके बाद क्या दिया, Cr2O3 दिया, यानी एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में रिएक्शन दी गई है इसकी। यानी जैसे ही आप NHN को ट्रीट करोगे Cr2O3 के साथ, यहां पर हो जाएगा बेटा एरोमेटाइजेशन, बेंजीन मिलेगा आपको। और बेंजीन की रिएक्शन की गई है Cl2 एक्सेस के साथ, यानी यहां पर 3 मोल लिए गए Cl2 के और साथ में यूवी लाइट है, यानी यहां से बन के आएगा BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इस सवाल को आप सीधा ही 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते थे। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सवाल है। DNA आपको पता है डबल स्टैंडर्ड होता है,
सिंगल स्ट्रैंड दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री आप लिख सकते थे। अगर एक एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है तो दूसरा एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होगा, यानी अगर मैं दूसरे एंड की बात करता हूं तो वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमीन, ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, ये सभी अच्छे से जानते हैं। बस इसमें क्या बात पता होनी चाहिए थी आपको कि एडेनिन थायमीन के बीच में 2 H बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 H बॉन्ड होते हैं। आपसे बस ये पूछा गया था अगर डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मुझे खींचकर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको पता है 2 स्ट्रैंड आपस में किससे इंटरेक्ट करते हैं, एच बॉन्डिंग से, यानी आपको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा और आपको वैल्यू सारी यहां पर गिवन थी। करना क्या था, आपको एवरेज एनर्जी दी गई थी पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एटी के बीच में जो एनर्जी दी गई थी दैट इज 1 किलो कैलोरी पर मोल। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि एटी के बीच में 2 H बॉन्ड होते हैं, यानी एक H बॉन्ड के लिए अगर 1 किलो कैलोरी है तो 2 के लिए क्या होगी, 2 किलो कैलोरी हो जाएगी। बस आपको गिनना क्या था, यहां पर एटी के बेस काउंट करने थे। जैसे यहां पर ए टी ये दिया गया है तो आपको काउंट करना था टोटल, यानी अगर 1 2 3 4 5 6 7 बेस पेयर गिवन थे एटी के, यानी अगर 7 एटी के बेस पेयर हैं, एक एटी में 2 H बॉन्ड है तो 7 पेयर में 14 H बॉन्ड तो यहां से आ जाएंगे, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 14। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था। इसके बाद ग्वानिन साइटोसिन में क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 ग्वानिन साइटोसिन है। एक ग्वानिन साइटोसिन में कितने H बॉन्ड है, 3, तो 6 में कितने होंगे 18। हर एक की वैल्यू कितनी गिवन थी 1.5, बस कुछ नहीं करना था, 1.5 को 18 से मल्टीप्लाई करना था और यहां पर आपका 14 था, टोटल सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तो पेन ही नहीं चलाना था आपको। अच्छा, इसके बाद बात करें, अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया P और आपको दिया गया Q, आपको रीजन पहचानने। अगर आपको ये सारी रीजन ध्यान हो जो कि तमाम टीचर अपनी कॉपी में लिखाते ही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने लिखाया था, ये हर टीचर लिखवाता है। लिंडलार कैटलिस्ट आप पढ़ते हो हाइड्रोजनेशन में, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, H2PD BSO4, 2 तरह के रीजेंट होते हैं जिनमें H2PD CaCO3 ही लिंडलार होता है, H2PD BSO4 तो आपका रोजनमंड होता है, काम दोनों सेम करते हैं। तो अगर मैं पहले इसका हाइड्रोजनेशन करा दूं तो आपको पता है एल्काइन जो होगी वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। हां सर। अगला जो रिएजेंट है दैट इज SnCl to HCl, स्टीफन्स रिएक्शन है, यानी जो आपका साइनाइड वाला पार्ट होगा पहले वो इमाइन में जाएगा, इमाइन का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। पर आप देखोगे एल्डिहाइड यहां पर रिटेन्ड है। अगर आपने गलती से पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया और फिर अगर आपने NaBH4 डाला तो CHO किस में चला जाएगा, एल्कोहल में। क्या आपको यहां एल्कोहल गिवन है, नहीं गिवन है, यानी पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी की बात करें तो बी में देख क्या दिक्कत है, लिंडार पहले दिया है और पहले ही हाइड्रोलिसिस करा दिया है, यानी अगर मैं पहले ही हाइड्रोलिसिस करा देता तो ये एस्टर कार्बोक्सिलिक में चला जाता, ये एस्टर कार्बोक्सिलिक में चला जाता और साइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं नहीं चाहता कि साइनाइड वाला कार्बोक्सिलिक में जाए क्योंकि मुझे तो CHO चाहिए, यानी बी वाला भी नहीं हो सकता। बचे हैं 2 ऑप्शन सी और डी, आइए उनको भी चेक कर लेते हैं खटाखट से। सी में पहले NaBH4 दिया है, आपको पता है NaBH4 कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ 4 के साथ रिएक्शन करता है, इमाइन के साथ रिएक्शन करता है, एसिड क्लोराइड के साथ करता है, एल्डिहाइड के साथ करता है, कीटोन के साथ करता है। यानी जैसे ही एस्टर को देखेगा NaBH4, एस्टर तमाम रिएक्शन करना बंद कर देगा क्योंकि NaBH4 और एस्टर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। यानी NaBH4 से होगा क्या, NaBH4 से सिर्फ आपका एक कीटोन वाला पार्ट ही अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा। इसके बाद SnCl to HCl हाइड्रोलिसिस है, यानी आपका CHO बन जाएगा। अब इसमें NaBH4 पहले लेकर SnCl to बाद में क्यों लिया, ताकि CHO को अल्कोहल में जाने से रोका जाए, यानी आपका सी तो करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूं तो डी में भी सेम कहानी है, पहले हाइड्रोजनेशन किया, फिर NaBH4 है, फिर SnCl2 है, फिर हाइड्रोलिसिस है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी और डी। पल्स रिएक्शन दी गई थी, आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया था। अच्छा, कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए, सर आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या, बेटा क्यूमीन है, क्यूमीन ही है इसका स्ट्रक्चर। क्यूमीन की रिएक्शन O2 के साथ की गई, साथ में हाइड्रोलिसिस किया, फिनॉल बना और साथ में बना बाय प्रोडक्ट विच इज P, यानी P यहां पर क्या है, एसीटोन है। P यहां पर क्या एसीटोन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हर बार टीचर चीख चीख के क्लास में बोलता है फिनॉल का सबसे अच्छा तरीका है फिनॉल, ये ऐसी रिएक्शन है जिससे फिनॉल की अच्छी यील्ड आती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है बेटा फिनॉल का। तो P आपका एसीटोन है। एसीटोन के बाद 3 इक्विवेलेंट है Cl2 के, जिसमें कुछ नहीं होगा। वैसे तो कंडीशन यहां पर मेंशन नहीं थी कि एसिडिक है कि बेसिक है, बट आगे की रिएक्शन को देखते हुए लगता है कि बेसिक कंडीशन दी गई थी, तो कुछ नहीं करना था। एसीटोन की रिएक्शन करवानी थी Cl2 के साथ, साथ में क्या था, बेस मान लेते हैं, वैसे बेस दिया नहीं था बट बेसिक कंडीशन ही है। तो होगा क्या, बारी बारी से सारे अल्फा H किससे रिप्लेस हो जाते, 3 Cl से रिप्लेस हो जाते, ये आपका Q बन जाता।
और क्यू की रिएक्शन की गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और साथ में बनाए कैल्शियम सॉल्ट। यानी क्या होगा, जैसे ही आप इस कंपाउंड की रिएक्शन कराने जाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि यहां से आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको यहां से मिलेगा कैल्शियम सॉल्ट मिलेगा और साथ में आपको यहां से क्या मिलने वाला है, क्लोरोफॉर्म मिलने वाला है, CHCl3। अगर आप हेलो एल्केन का चैप्टर उठाओगे वहां क्लोरोफॉर्म के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, वहीं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेटा O2 के साथ कराई गई है जिससे फॉस्जीन गैस बनती है COCl2। प्योरली एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा, P की रिएक्शन है, P रिएक्शन ऑफ P विद R इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। यानी हो क्या रहा है, P बेसिकली आपका एसीटोन था, रिएक्शन की है क्लोरोफॉर्म के साथ, डाला गया है बेस क्या करेगा, H निकालेगा, CCl3 माइनस बनेगा, d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, बन गया न्यूक्लियोफाइल, तुरंत न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आपका OH आ जाएगा, यहां पर है CH3, यहां पर है CH3 और यहां आ जाएगा CCl3। क्लोरेसीटोन इसका नाम होता है, क्लोरीटोन इसको बोला जाता है, क्लोरीटोन इसको बोलते हैं। तो आपका P वाला करेक्ट है, R वाला भी करेक्ट है। हेलो एल्केन में रिएक्शन एज इट इज दी गई है। Q की रिएक्शन हो रही है एक्वस NaOH के साथ, तो आपको यहां पर अगर प्रोडक्ट ध्यान से देखोगे तो इसमें सॉल्व ही नहीं करना था, आपको दिख रहा है ये तो केनिजारो करा दिया, एक को करा दिया ऑक्सीडाइज, एक को कर दिया रिड्यूस, यानी केनिजारो रिएक्शन करा दी। और केनिजारो कब होती, या तो ये क्लोरल होता, अगर ये क्लोरल होता तो उसमें भी बेटा केनिजारो नहीं होती, क्लोरल में भी केनिजारो नहीं होती, बेशक वहां अल्फा H नहीं है, फिर भी केनिजारो नहीं होती, तो यहां कैसे हो जाएगी, यहां तो अल्फा H दिए गए साक्षात, यहां कैसे हो जाएगी केनिजारो। यानी कुछ नहीं होगा, यहां से अल्फा H निकालना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना था, कुल मिलाकर कुछ नहीं होना था। यहां बेस की प्रेजेंस है, सिंपल हेलोफॉर्म रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा, क्लोरोफॉर्म यहां से अलग हो जाएगा, यानी ये तो इनकरेक्ट है। और S को करेंगे हीट P, ड्राई डिस्टिलेशन, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप बात समझ पाए। यानी एसिटल्डिहाइड आपको दिया गया था, CH3CHO दिया गया था, साथ में था फॉर्मल्डिहाइड HCHO और ये बेटा एक्सेस में दिया गया था, ये हमें अच्छे से पता है। यहां पर अल्फा H है, 3 बार एल्डोल, 1 बार केनिजारो होगा और यहां पर इस तरह से स्वास्तिक का सिंबल बन जाएगा और यहां पर आ जाएंगे OH। इसका नाम सभी बच्चों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है कि बेटा इस कंपाउंड का नाम क्या होता है। वैसे तो आपने सुन ही लिया होगा अभी तक, बट फिर भी सभी बच्चों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, स्ट्रक्चर बन जाएगा फाइनल। इसके बाद क्या बोला है कि जो कंपाउंड P है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दिखाता, यानी ये तो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दिखाएगा। साथ में जो बनेगा वो बनेगा HCO माइनस, क्योंकि इसमें 3 बार एल्डोल और 1 बार केनिजारो हुआ, केनिजारो का मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो पहले सॉल्ट बना, H3O प्लस डाला होगा तो फॉर्मिक बन गया। और ये मैं हर बार चीख के बोलता हूं, हर टीचर आपको चीख के बताता है, फॉर्मिक एसिड इकलौता ऐसा कार्बोक्सिलिक है जो बेटा टॉलरेंस टेस्ट देता है। यानी ये हमारा क्या बन गया, दिस इज P और ये हमारा क्या था, Q था। इसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन, कुछ नहीं करना था, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का सवाल था। जो भी बच्चे आप में से सेशन देख रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे ने रीस्टार्ट बैच ज्वाइन किया होगा तो रीस्टार्ट में मैंने चीख के एडवांस के पेपर के पहले बोला था कि बेटा प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ के जाना, एडवांस में भरमार सवाल आते हैं, तो एडवांस में बहुत ज्यादा सवाल आपको देखने को मिले प्रोटेक्टिंग ग्रुप से, तो कुछ नहीं करना था, आगे इसका प्रोटेक्शन कराना था। और सिंपल आपको क्या काउंट करना था, CS2 काउंट करने थे और आपको ऑक्सीजन एटम काउंट करने थे। तो ये सब बातें हैं। पहला सवाल यूनिट डायमेंशन का है। अब ये सवाल करने के लिए बेटा इसने बोला है कि ये जो क्वांटिटी है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि इसका डायमेंशन 1 के बराबर है। अब 2 ऑप्शन है, या तो अपन पूरा लंबाई चौड़ा इक्वेशन से सॉल्व करें, या फिर हमें पता है कि यार एनर्जी 2 प्रोटॉन के बीच में ये एनर्जी होती है और एक एनर्जी फोटोन के पास भी होती है, Hc/λ। दोनों एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम होगा, तो मैंने ऐसा बोला कि 1/4πε0 E²/r, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो Hc/λ इसके डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर है। लेमडा और r का डायमेंशन सेम में कट गया, 4π इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सबको इधर लेके आओगे तो E²ε0 की पावर -1, h की पावर -1, c की पावर -1 इज इक्वल टू 1, यानी कि पूरा का पूरा क्वांटिटी बेटा डायमेंशनलेस है। और वही सवाल बोला है, अगर कंपेयर किया जाए तो यानी कि यहां पे अल्फा की वैल्यू 2 के बराबर है, देखो यहां अल्फा की वैल्यू 2 के बराबर है, बीटा की वैल्यू -1, बाकी सब -1 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते, अब इस सवाल की बात करते। इस सवाल में क्या बोला है पहले मैं सवाल समझा देता हूं। सवाल बेटा ये बोल रहा है कि हमारे पास एक वायर है जो कि z एक्सिस से पास कर रहा है, हमें 2 पॉइंट दिया, एक पॉइंट दिया -√3, a, 0 और एक पॉइंट दिया a, 0।
मुझे बोला यहां से यहां जाने में इस वायर की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं। मैंने बोला यार यहां पे जो एंगल बनेगा वो तो 60 डिग्री बनेगा, देखो tan थीटा √3, और यहां पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। तो बेटा पता है आपको इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा μ0 I 105 अपॉन 360। ये सॉल्व करके देखो, ऑप्शन ए ही आएगा। सर कैसे आपने सोचा? आप इसको ऐसे सोचो कि हमारे पास एक क्लोज लूप है, एक वायर सेंटर से पास कर रहा है, तो इससे पूरे लूप से बी डॉट डीएल क्या होगा? μ0 इंटू आई इनक्लोज्ड। अच्छा एक साइड से कितना होगा? सर 6 साइड में डिवाइडेड है तो एक साइड के लिए अपॉन 6 कर देंगे। बट आप कर क्या रहे हो? आप बेसिकली एक साइड के द्वारा यहां बनाया गया एंगल को 360 से डिवाइड कर रहे हो। सेम चीज मैंने यहां पे सोच लिया। आया समझ में? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। बट ये सवाल देखकर ही समझ में आ गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के प्लस 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एसएचएम का क्वेश्चन है। सर 10 का मतलब क्या हुआ? 10 का मतलब मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है, तो कहां पे है मीन पोजीशन? बेटा मीन पोजीशन निकालने के लिए पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए मास से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया -4x + 10। अगर तुमने एक्सेलरेशन को 0 कर दिया, मीन पोजीशन पे बेटा एक्सेलरेशन 0 आती है, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। यानी कि बेटा इसका मीन पोजीशन जो है mp वो x = 1/2 है। और सवाल में दिया गया है कि t = 0 पे वो x = 1 पे है और यहां पर वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, यानी कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में बैठा हुआ है। अच्छा सर टाइम पीरियड क्या होगा? बेटा इस एसएचएम का टाइम पीरियड होगा 2π/ω, जहां ω² की वैल्यू 4 है, ω की वैल्यू 2 के बराबर है, यानी कि टाइम पीरियड आ गया पाई सेकेंड। हमें कितने टाइम पे पूछा है? हमें पूछा है π/4 सेकेंड पे पोजीशन और मोमेंटम बताओ। तो π/4 इस टाइम पीरियड का 1/4 है, और 1/4 टाइम में वो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक पहुंचेगा, यानी कि x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और वेलोसिटी नेगेटिव है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब देखो ये सवाल जो है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हीट पूछा है, क्यू C की वैल्यू दी गई है, हीट कैपेसिटी अपने को दिया गया है। अगर C की वैल्यू कांस्टेंट होती तो Q का फॉर्मूला हम लगाते mc/dt। अगर C कांस्टेंट होता तो C यहां पे टेम्परेचर का फंक्शन है, तो Q का फॉर्मूला हम लगाएंगे mc/dt का बेटा इंटीग्रेशन। इनिशियल टेम्परेचर -73 यानी कि 200 से लेके 27 यानी कि 300। मास की वैल्यू 1 दी गई है वैसे तो, और C की वैल्यू दिया गया है kT के बराबर। C की वैल्यू क्या दिया गया यहां पे अपने को? kT के बराबर। तो यहां आ गया k t dt का इंटीग्रेशन 200 से लेके 300। बेटा ये आ गया k × t²/2, 200 से लेके 300। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, वैल्यूज डालोगे, तो ये आएगा 25,000 k, यानी कि n की वैल्यू बेटा यहां पे 25,000 के बराबर है। अगले सवाल की बात करते हैं। अब ये जो सवाल है बेटा ये एक पोलराइजेशन का सवाल है। पहले पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं था, इस बार मतलब 1-2 साल से ऐड हो गया है। अब कैसे करें? तो भाई एक मेलस लॉ होता है, जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी बेटा आधी हो जाती है और वो पोलराइज हो जाती है। अब पोलराइज लाइट में तुमने एक पोलराइजर और लगा दिया किसी थीटा एंगल पे। सर अब कितनी इंटेंसिटी होगी? पहले इंटेंसिटी हाफ हुई, अब जो इंटेंसिटी होगी वो मेलस लॉ के थ्रू आती है। फाइनल इंटेंसिटी इज I0/2, जो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है cos² थीटा, ये इंटेंसिटी होती है, मेलस लॉ है। अब क्या सवाल है? हमारे पास एक सोर्स है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। बेटा यहां पे दिया गया है कि इनिशियली IA/IB की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है, यानी कि IA की वैल्यू 2 टाइम्स IB के बराबर है। ठीक है, अभी ये कंडीशन है। अब हमने क्या किया? B के पास, अच्छा B पे जो लाइट रे पहुंच रही है, बेटा ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो हमने एक पोलराइजर यहां पे ऐसे करके एडजस्ट किया। जैसे हमने पोलराइजर लगाया वैसे इसकी इंटेंसिटी हो गई IB/2। उसके बाद हमने एक और पोलराइजर लगाया जो कि 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। तो अब जो इंटेंसिटी आएगी मेलस लॉ के अकॉर्डिंग, अब जो फाइनल इंटेंसिटी B की आएगी वो आएगी IB/2 cos² 45 विच इज 1/2। ये फाइनल इंटेंसिटी आएगी। तो फाइनल रेशियो अगर आप निकालते हो फाइनल वाला, तो आएगा रेशियो क्या आ जाएगा? वो आएगा IA/IB/4। तो 4 बेटा ऊपर चला गया, और इनिशियली देखा जाए तो IA 2 टाइम्स IB के बराबर है, तो ये आ जाएगा 4 × 2 विच इज 8। ठीक है, चलिए
अगले सवाल की बात करते हैं। बेटा ये जो सवाल है ना, ये अपने डॉपलर इफेक्ट का सवाल है, बहुत आता है एडवांस में। अब डॉपलर इफेक्ट में क्या कॉन्सेप्ट याद करना होता है, जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ऊपर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है, नीचे सोर्स की वेलोसिटी होती है, ये होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस कंडीशन को माना जाए तो पहले केस में दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उस केस में ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड जिसको v बोला गया है, अच्छा सॉरी, वेलोसिटी ऑफ साउंड जिसको अपन u मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को u मान लेते हैं। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी v है, तो ऊपर प्लस v और नीचे माइनस v, सेम फॉर्मूला लगा रहे, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये आ गया। अब सर दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब जो नया फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को FO डैश सुनाई देगा, साइन बदलना है, तो ऊपर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस और नीचे माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। तो मुझे बेसिकली बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है। सर कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो u माइनस वी अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू FS अपॉन FO। अब देखो ये टर्म तो ऑलरेडी आ चुका है, ये टर्म तो ऑलरेडी आ चुका है, अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ FS का मल्टीप्लाई करना है तो बस हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स है 240 के बराबर, इनटू 240, और ऑब्जर्वर को कितना सुनाई दे रहा है, 288 सुनाई दे रहा है। जैसे इसको सॉल्व करोगे बेटा 200 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये जो सवाल है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सर ये तो लंबा प्रोसेस में बनेगा, बेटा लंबा प्रोसेस में तब बनेगा अगर आपने 2018 का PYQ सॉल्व नहीं किया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या करना है, एक एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन है, एक सर्कल में घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन में mvr इज इक्वल्स टू NH/2π, एक तो ये लगाना है। दूसरा इसने बोला फोर्स kr के बराबर, माइनस kr मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू को सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी करता है तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, तो mv²/r के बराबर करना है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही छोटा सवाल है। मोशन है तो भरोसा है।